नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। लोकसभा चुनाव के तहत 2 दौर का मतदान पूरा हो चुका है और तीसरे दौर के लिए अब 7 मई को वोटिंग होनी है। और उसके लिए 94 लोकसभा सीटें होंगी तीसरे चरण के मतदान में। लोकसभा चुनाव के दौरान एक दूसरे को निशाना बनाने के लिए पहले ही पक्ष विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है। इस बीच एक नया विवाद या कहें कि स्कैंडल सामने आ गया है, जिसके केंद्र में है पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते और सांसद प्रज्वल रेवन्ना। प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट से सांसद हैं और एक बार फिर इस सीट से जेडीएस के टिकट पर चुनाव लड़े हैं। जेडीएस और बीजेपी कर्नाटक में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य में 26 अप्रैल को पहले दौर में 14 सीटों पर मतदान हो चुका है और बाकी की 14 लोकसभा सीटों पर 7 मई को अब मतदान होना है। इस बीच प्रज्वल रेवन्ना को लेकर खड़ा हुआ ये विवाद बहुत गंभीर है। उन पर बहुत संगीन आरोप लगे हैं, जिसकी गर्मी जेडीएस को ही नहीं बीजेपी को भी अब महसूस होती लग रही है। उनसे जुड़े कई अश्लील वीडियो क्लिप्स पिछले एक हफ्ते में सामने आए हैं, जिनमें वो कथित तौर पर कई महिलाओं के साथ दिखे हैं। आरोप लग रहा है कि इन महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती और यौन शोषण के ये वीडियो बनवाए गए। जिस हासन लोकसभा सीट से प्रज्वल रेवन्ना चुनाव लड़े हैं, उस पर मतदान अभी 3 दिन पहले ही 26 अप्रैल को हुआ था और उससे कुछ दिन पहले 22 और 23 अप्रैल को करीब 3000 वीडियो अलग अलग पेन ड्राइव्स पर राज्य में अलग अलग सार्वजनिक जगहों पर पड़े हुए मिले, ऐसे ही बिखरे हुए मिले। इस पेन ड्राइव्स में ऐसा क्या था कि प्रज्वल रेवन्ना गंभीर आरोपों के घेरे में आ गए? इसके बारे में और जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी निहाल खिदवई। तकरीबन 2800 अश्लील ऑडियो वीडियो क्लिप्स और तस्वीरों वाले पेन ड्राइव्स के सामने आने के बाद अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या प्रज्वल रेवन्ना सांसद के तौर पर बने रह पाएंगे। उनके परिवार पर भी दबाव है और पार्टी पर भी दबाव एनडीए पर भी है, जिसके उम्मीदवार के तौर पर इस बार वो हासन से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने भी आपत्ति उठाई है और साथ ही साथ देवेगौड़ा के परिवार से भी दबी छुपी आवाज़ में आवाज़ उठ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन पेन ड्राइव्स में क्या है, इन ऑडियो वीडियो क्लिप्स में क्या है। जो एफआईआर जिस महिला ने करवाई है, उस एफआईआर के मुताबिक एक वीडियो इसमें पेन ड्राइव्स में, जिसके अंदर ये महिला उम्रदराज है और वो गिड़गिड़ा रही है प्रज्वल रेवन्ना के सामने कि वो सब करना नहीं चाहती जो प्रज्वल रेवन्ना उसके साथ करना चाहते हैं। कई सारे दूसरे ऑडियो वीडियो क्लिप्स भी इस तरह के हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है और साथ साथ कुछ तस्वीरें भी हैं। तो अब जब एसआईटी का गठन हो गया है तो एसआईटी के गठन के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर जो आरोप लगे हैं वो किस हद तक सही हैं। प्रज्वल रेवन्ना के पिता एच.डी. रेवन्ना का कहना है कि ये सब आरोप बेबुनियाद हैं और बेवजह परिवार को बदनाम करने के लिए इस तरह की किसी ने साजिश रची है। दरअसल ये पूरा मामला एक बेहद हाई प्रोफाइल नेता का है, जो पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा का पोता है, वर्तमान में सांसद है। आपको बता दें, प्रज्वल रेवन्ना एच.डी. देवेगौड़ा के सबसे बड़े बेटे एच.डी. रेवन्ना का बेटा है। एच.डी. रेवन्ना भी कर्नाटक सरकार में मंत्री रह चुके हैं और अभी जेडीएस के विधायक भी हैं। इन कथित अश्लील वीडियोस के आधार पर एच.डी. रेवन्ना पर भी सवाल उठे हैं। आरोप लग रहे हैं कि प्रज्वल रेवन्ना ने अपने घर और दफ्तर में अपने मोबाइल फोन पर ये वीडियो बनाए हैं। प्रज्वल रेवन्ना के घर में काम करने वाली एक महिला का भी आरोप है कि 2019 से 2022 के बीच उसके साथ कई बार यौन शोषण किया गया। कर्नाटक राज्य महिला आयोग ने मामले में सामने आई शिकायतों के बाद राज्य सरकार से इस मामले की एसआईटी जांच करवाने की मांग की। राज्य की सिद्धरमैया सरकार ने पुलिस के एडीजी बी.के. सिंह के नेतृत्व में एक एसआईटी गठित भी कर दी, जिसमें एसपी रैंक की 2 महिला अधिकारी भी रखी गई हैं। एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। कल ही यानी 28 अप्रैल को हासन में प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। इस बीच हासन में प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कांग्रेस समेत कई संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। उनकी मांग है कि एफआईआर में बलात्कार से जुड़ी धाराएं भी
लगाई जाए और मामले की जांच हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की निगरानी में हो। जेडीएस के एक विधायक शरण गौड़ा ने एचडी देवेगौड़ा को पत्र लिखकर प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से निकालने की मांग भी की थी। वो पहले भी ये शिकायत उनसे कर चुके थे। करीब 3 या 4 महीने पहले उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, लेकिन पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस बीच वीडियोस को फर्जी बताकर प्रज्वल रेवन्ना भारत छोड़कर अब जर्मनी जा चुके हैं, लेकिन अपने पीछे जो विवाद वो छोड़कर गए हैं वो उनकी पार्टी जेडीएस और सहयोगी बीजेपी के लिए बहुत ही गंभीर चुनौती बनकर सामने आया है। राज्य की आधी लोकसभा सीटों पर 7 मई को मतदान होना अभी बाकी है। इस बीच प्रज्वल रेवन्ना के पिता एचडी रेवन्ना ने आरोपों को सियासी साजिश करार दिया है। ಕೆಲ ಹೆದರಿ ಓಡೋಗನಲ್ಲ ನಾನು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನಿದೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಮಾಡಲಿ. ಯಾವುದೋ 4 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷದ್ದು ತಗೊಂಬಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕೋದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು, ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವರು ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು SITಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ತನಿಖೆಗೆ ಮುಜುಗರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಏನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. उधर एचडी रेवन्ना के भाई और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी इस मामले की गंभीरता को भांपते हुए अब इससे किनारा कर रहे हैं। उनका कहना है कि मामले की जांच होनी चाहिए। बीजेपी भी इस मामले से खुद को दूर रखते हुए कह रही है कि जो भी इसमें शामिल है उसे सजा मिलनी चाहिए। उधर कांग्रेस ने इस मामले पर बहुत एग्रेसिव रुख अपना लिया है। दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए और प्रेस वार्ता करके कहा कि वो इस मामले की पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलवा कर ही रहेंगे। ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟವರು ಯಾರು? 3 ದಿವಸಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಯಾವುದೋ ಹಳೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಈಗ ಏನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೆ ಯಾಕೆ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ? ಚುನಾವಣೆ 2 ದಿನ ಇದ್ದಾಗ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದೇನೋ 25,000 1 ಲಕ್ಷ ಏನೋ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲ್ಲ. SIT ರಚನೆ ಆಗಿದೆ. SIT ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ತಪ್ಪುಗಳಿದೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ನೆಲದ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಬಾಗಲೇಬೇಕು. ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಸನದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯಗಳು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು SIT ರಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಪಾತ್ರಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯಾಂಶ ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ ಇವತ್ತು ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಇದು ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾತಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ये प्रज्वल रेवन्ना का इशू में आपका क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, तो जो नमक खाया है वो पानी पीना ही पड़ता है, ऐसे एक इधर प्रॉवर्ब है। जो भी किया है उनको सज़ा मिलना चाहिए, अगर किया है तो। कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया। क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में? हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में? कुछ समय पहले 3 दिनों के लिए मैं अपनी बेटी से मिलने गई। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बोलने लगे कि प्रियंका गांधी विदेश में गई है। जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है। लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। ये एक ऐसा मामला है जिससे कोई भी जिम्मेदार नेता या राजनीतिक दल दूर ही रहना चाहेगा। समय भी लोकसभा चुनावों का है और अभी कर्नाटक की आधी लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण में मतदान होना बाकी भी है। इसीलिए ऐसे मामलों में हल्की बयानबाजी भी किसी के लिए भारी पड़ सकती है। बीजेपी और जेडीएस को इसका एहसास है, इसीलिए उन्होंने समय रहते ही इस मामले की कानून सम्मत जांच की बात कह दी है।
लेकिन सवाल यह है कि एक इतने हाई प्रोफाइल राजनीतिक परिवार का वारिस कैसे इस विवाद का हिस्सा बन गया, और इस तरह की सुगबुगाहट अगर पहले से थी तो क्यों ऐसे मामले को दबाकर रखा गया। राजनीतिक दलों को ऐसी लापरवाही का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे संदेश खाली के मामले में तृणमूल कांग्रेस नेताओं के मामले में लापरवाही तृणमूल कांग्रेस पर भारी पड़ सकती है। इसी मुद्दे पर यही जानने के लिए हमने राजनीतिक विश्लेषक संदीप शास्त्री से उनकी राय जाननी चाहिए कि क्या इस पूरे मामले का असर कर्नाटक के चुनावों पर भी पड़ेगा। जब भी ऐसे टेप्स हों, स्कैंडल्स हों, बाहर आई हैं, अगर वो चुनाव के समय, चुनाव के प्रचार के समय, अगर वो उस समय रिलीज हुई हों, उसका जरूर थोड़ा असर चुनाव पे पड़ता है। अभी ये पर्टिकुलर केस में देखिए, कर्नाटका के दक्षिण भाग में जहां जेडीएस का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, वहां तो चुनाव हो चुका है। जो 14 क्षेत्रों में मतदान अब तीसरे चरण में होगा, वो सब उत्तरी कर्नाटका के भागों में हैं, और उन भागों में जेडीएस का इन्फ्लुएंस ज्यादा नहीं है। वहां पे जेडीएस कोई सीट भी कंटेस्ट नहीं कर रहा है, सभी 14 सीट बीजेपी कंटेस्ट कर रही है। और बीजेपी का तो ये प्रयत्न रहेगा कि उस विषय को वो अपने चुनाव प्रचार में किसी तरह से आने न दें। जिस तरह से उन्होंने अपना पूरा प्रचार प्राइम मिनिस्टर पे केंद्रित किया है, वो इसी कारण से किया है कि कोई भी अगर और समस्या होती, आर्थिक समस्या या कोई और समस्या, उसके बारे में चर्चा ना हो। क्योंकि दक्षिण भाग में चुनाव हो चुका है और जेडीएस के 3 क्षेत्र जहां उनके उम्मीदवार खड़े थे, वहां चुनाव हो चुका है। मुझे लगता है इसका उतना प्रभाव इस चुनाव में नहीं होगा, क्योंकि जिन क्षेत्रों में अभी चुनाव बाकी है वो बीजेपी के क्षेत्र हैं और वहां जेडीएस का बहुत ही कम इन्फ्लुएंस रहता है। ये एक व्यक्ति पर है जो जेडीएस के जो प्रमुख नेता हैं उनके ग्रैंडसन हैं। ये एक परिवार के अंदर है। ये जो जेडीएस का जो परिवार इस पार्टी को ज्यादा कंट्रोल करता है, उस परिवार के एक व्यक्ति से संबंधित है। इसका असर जेडीएस पे मुझे लगता है जरूर पड़ेगा। और एक बात ध्यान में रखिए, पहले राउंड के चुनाव के पहले ही ये एक टेप की चर्चा हो रही थी। हासन क्षेत्र में इसका थोड़ा प्रभाव हो सकता है। अभी इसका प्रभाव क्या उसके सहयोगी दल बीजेपी पे होगा, ये इस बात पे डिपेंड होता है कि विरोध पक्ष इसको किस तरह से उठाएंगे, किस तरह से प्रूफ इस पे बाहर लाएंगे। मुझे लगता है बीजेपी कहेगा कि इसका प्रोसेस शुरू हो गया है, एसआईटी अपॉइंट हो गया है, उसके आने के बाद हम देखेंगे क्या करेंगे, और तब तक तो ये तीसरे चरण का मतदान हो जाएगा। ये मुझे लगता है बीजेपी का एक स्टैंड रहेगा, दैट हम सत्य को सपोर्ट करते हैं, जस्टिस को सपोर्ट करते हैं। एसआईटी अपॉइंट किया गया है, उसका रिपोर्ट आने दीजिए, और जब तक वो सब हो जाएगा तब तक ये चुनाव हो चुका, तीसरा चरण का चुनाव हो गया होगा। तो प्रज्वल रेवन्ना के मामले में कांग्रेस बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है ताकि बची जो 14 सीटें हैं कर्नाटक की, उसमें बीजेपी से ज़्यादा उसको कॉर्नर कर सके और अपना फायदा उठा सके। लेकिन कांग्रेस एक दूसरे मामले में फंस गई है, और यह खबर कांग्रेस के लिए परेशानी बनकर आई है। कांग्रेस के लिए सूरत इंदौर आज बदल गई। गुजरात के सूरत के बाद कांग्रेस ने इंदौर की लोकसभा सीट भी पहले ही खो दी है। क्यों खोई ये बताते हैं आपको, लेकिन पहले बता दें कि स्वच्छता सर्वे में सूरत और इंदौर दोनों ही इस बार नंबर 1 पर है, और लोकसभा चुनाव में दोनों ही जगह कांग्रेस मतदान से पहले ही साफ हो गई। मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस का बम फुस निकला है। कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय कांति बम, इनके नाम में ही इनका सरनेम ही बम है।
कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने आज अपनी उम्मीदवारी का पर्चा अचानक वापस ले लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। समय निकल चुका है, नामांकन की तारीख निकल चुकी है। कांग्रेस यहां से दूसरा उम्मीदवार भी अब खड़ा नहीं कर सकती। 8 लाख से हारेंगे और जो 10 साल से सरकार चला रहे हैं उनको इंदौर के सारे होर्डिंग लेने पड़ गए काम बताने के लिए। वाह, जिसकी जीतने की बात 8 लाख वोट से करी जा रही है, जब भाजपा की पहली लिस्ट निकलती है 195 लोगों की, उसमें उसका नाम नहीं होता भाई। जब एनडीटीवी जैसे बड़े चैनल और दूसरे बड़े चैनल डिबेट करने के लिए बुलाते हैं तो लापता सांसद, लापता विकास। 6 दिन पहले इंदौर में एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल में अक्षय बम बीजेपी पर ज़बानी बम फेंक रहे थे। सोमवार को नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन उन्होंने कांग्रेस पर ही बम फेंक दिया। बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला के साथ जिला कलेक्टर के कार्यालय गए और नाम वापस ले लिया। बाद में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एक तस्वीर साझा की और स्पष्ट कर दिया कि बम बीजेपी में आ गए हैं। आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है और आज इंदौर में जो 23 टोटल कैंडिडेट्स थे उनमें से 3 उम्मीदवारों ने अभी तक जो फॉर्म 5 होता है जिसमें नॉमिनेशन वापस लिया जाता है वो भरकर दिया है और उन्हीं तीनों में से एक जो कांग्रेस कैंडिडेट अक्षय बम थे उनके द्वारा भी स्वयं आकर फॉर्म 5 प्रस्तुत किया गया है। उसमें हस्ताक्षर का मिलान किया गया है और उस पूरी प्रक्रिया की प्रॉपर वीडियोग्राफी कराई गई है। नाम वापसी हो गई? जी हाँ, नाम वापसी उनके द्वारा कर ली गई है। इंदौर से मौजूदा बीजेपी सांसद शंकर ललवानी के खिलाफ कांग्रेस ने अक्षय बम को मैदान में उतारा था। इंदौर मध्य प्रदेश का वो शहर है जहां सबसे ज़्यादा मतदाता रहते हैं। इंदौर वो शहर भी है जहां से कांग्रेस के मध्य प्रदेश के मुखिया जीतू पटवारी आते हैं। खजुराहो के बाद इंदौर इंडिया गठबंधन को दूसरा झटका लगा तो स्थानीय नेता अपने नेतृत्व पर बरस पड़े। वहीं जीतू पटवारी का दावा था कि सत्तारूढ़ दल के दबाव से बम बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अक्षय बम का विरोध मैंने शुरू में ही गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय में सज्जन वर्मा जी बैठे थे, सुरजीत चड्डा बैठे थे, रवि जोशी जी थे और बहुत सारे लोगों को मैंने इशारा करा था, सारे नेताओं को, कि ये नाम जो है वापस ले लेगा। हमको दर्द है कि हमारे जैसे कार्यकर्ता बरसों से काम कर रहे हैं। आपको कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाना था, आपको ये नहीं समझ में आया। रामकिशोर शुक्ला जैसे लोगों ने कांग्रेस से टिकट लिया, वापस जो है बीजेपी में चले गए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। राजा मंगानी जैसे लोगों को टिकट दिया, वो घर बैठ गए हैं। उसके बाद भी आपने पैसे वालों पे विश्वास कर रहे हो, कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं कर रहे हो। कांग्रेस को खत्म करने का काम कर रहे हो आप लोग। आज इंदौर में एक कांग्रेस का प्रत्याशी था, उस पर 3 दिन पहले कोर्ट से 307 की धारा बढ़वाई गई। 307 कोई केस था उस पर पुराना, उसको डराया गया, धमकाया गया, रात भर उसको यातना दी गई अलग अलग प्रकार की। और आज सुबह कांग्रेस के प्रत्याशी को ले जाके फॉर्म निकलवा लिया गया। जो वैलेट था, ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है इंदौर वासियों कि आपके वोट के अधिकार का उपयोग नहीं करना है आप लोगों को। जीतू अपने घर इंदौर में घिर गए तो बीजेपी उनका इस्तीफा मांगने लगी। अब जब आज कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी ने सबके साथ प्रदेश अध्यक्ष की नगरी में फॉर्म जमा किया और आज विड्रॉल के दिन वापस अगर ले लेता है तो अब हम क्या कर सकते हैं? कांग्रेस ने घुटने टेके हैं। कांग्रेस के साथ हमारे मध्य प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने घुटने टेके, वो लड़ना नहीं चाहते हैं, उनमें दम नहीं बचा। कुछ ही दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के लीगल सेल ने अक्षय बम के नामांकन पर एक आपत्ति उठाई थी और कहा था कि उन्होंने दस्तावेजों में उस 307 के मामले का जिक्र नहीं किया जिसको कोर्ट के आदेश के बाद 17 साल पहले ज़मीनी मुकदमे के मामले में जोड़ा गया था। हालांकि चुनाव अधिकारियों ने इस आपत्ति को खारिज कर दिया था और अब वही अक्षय बम बीजेपी में शामिल हो गए हैं। भोपाल से अपने सहयोगी रिजवान खान और समीर के साथ अनुराग बारी, एनडीटीवी। तो सियासत में आग जम के लगी है, दोनों ही तरफ आग इस वक्त दोनों ही पक्षों को तपा रही है। और अब एक और अहम मुद्दे पर आते हैं और ये मुद्दा भी दावानल यानी आग का ही है। जंगल में लगी आग की मैं बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड के कई इलाकों में जंगलों के आग में धू कर जलने की घटनाएं सामने आई हैं, जबकि अभी तो मई और जून की भीषण गर्मी बाकी है। कई इलाकों में तमाम कोशिशों के बावजूद ये आग विकराल होती जा रही है।
उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में अब तक कम से कम 700 हेक्टेयर इलाके में जंगल आग की भेंट चढ़ चुके हैं। नैनीताल, हल्द्वानी और रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन में जंगल आग से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इन हालात में आग बुझाने के लिए फिर वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की मदद ली गई है। नैनीताल के आसपास के जंगलों में लगी आग बुझाने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर बाम्बी बकेट में भीमताल की झील से पानी ला रहे हैं और इन जंगलों के ऊपर पानी डालकर आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक इलाके में आग बुझती है तो किसी दूसरे जंगल में आग धधक जाती है। नीचे जमीन पर भी जंगलों के अंदर वन विभाग के कर्मचारी, पुलिस और दमकल कर्मी आग बुझाने में लगे हैं। आग से कई जगह रिहायशी इलाकों के मकान भी खतरे में आ गए हैं, जिन्हें बमुश्किल बचाया गया। कई इलाकों में स्थानीय लोग जंगलों की आग बुझाने के लिए खुद आगे आए हैं। जंगल की आग चीड़ के जंगलों में तेजी से फैलती है और फिर बांज, बुरांस और देवदार जैसे घने जंगलों को भी अपनी चपेट में ले लेती है। ये जंगल वन्य पशु पक्षियों की खास शरणागह होते हैं और ताज़ा आबोहवा की गारंटी भी। इनका जलना बहुत ही खतरनाक होता है और जंगल कई साल तक इसकी भरपाई नहीं कर पाता। हालात को देखते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जंगलों की आग पर काबू के लिए सख्त निर्देश दे दिए हैं। हम लोग संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं, आर्मी का भी और अन्य लोगों का भी, सभी सामाजिक संगठनों से भी हमने आह्वान किया है, मंगल दलों से, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, ग्रामीण लोग, जो उस क्षेत्र में आने वाले लोग हैं, सबका जन सहभागिता के साथ सबका सहयोग लिया जाए और जो अधिकारी इसमें जिम्मेदार पाए जाएंगे उनकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। हालांकि सरकारों को ऐसी सख्ती पर समय से अमल करना चाहिए और आग से निपटने के तरीकों में सुधार लाना चाहिए। ऐसा हो तो आग लगने की ना तो इतनी घटनाएं हो और अगर हो भी तो इतनी भयानक साबित ना हो जितनी इस बार साबित हो रही है। ये है कि उत्तराखंड के जंगल जल रहे हैं। इससे पहले भी कई सालों से उत्तराखंड के जंगल जलते रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कोई सबक नहीं लिया है। अभी भी आग को पुराने तरीके से बुझाया जा रहा है या फिर बारिश का इंतज़ार किया जा रहा है। अब ये देखना होगा कि उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस बार कोई सबक लेता है या फिर पुराने ढर्रे पर ही कायम रहता है। कुछ इलाकों में वन विभाग की टीमों ने कुछ स्थानीय लोगों को भी जंगलों में आग जलाने के मामलों में पकड़ा है। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक आरक्षित वन क्षेत्रों में आग की 470 घटनाएं दर्ज की गई हैं। वन पंचायत के क्षेत्र में 170 घटनाएं हुई हैं। करीब 700 हेक्टेयर इलाके में जंगलों में आग लगी हुई है, जिससे करोड़ों की वन संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। हालांकि जंगलों की आग से हुए नुकसान को पैसों में ही आंकना गलत होगा। इससे जैव जगत को, पशु पक्षियों को जो नुकसान होता है उसका तो आकलन ही नहीं हो सकता। जंगलों की आग से जुड़े 196 केस दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 29 नामजद मुकदमे दर्ज हुए हैं। जंगलों की आग से पहाड़ों की हवा में भी धुएं की महक आ रही है। इस धुएं से कई इलाकों में लोगों को सांस लेने में दिक्कतें भी सामने आई हैं। सवाल यह है कि इस मौसम में जंगलों में आग की घटनाएं अचानक क्यों बढ़ जाती हैं? आग इतनी तेजी से क्यों फैलती है? इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में तापमान बढ़ता है और जंगल सूखे होने लगते हैं। उनमें नमी बहुत कम हो जाती है। सर्दियों में इस बार बारिश कम हुई है, इसीलिए जंगल कुछ ज़्यादा ही सूखे हैं। जरा सी चिंगारी जंगल को राख कर सकती है। सूखे पर्णपाती वनों में सबसे भयानक आग फैलती है। यही मौसम होता है जब जंगलों में चीड़ की सूखी पत्तियां नीचे बिखरी हुई होती हैं और एक चिंगारी भी इनमें आग सुलगा सकती है। अगर इस बायोमास यानी इन सूखी पत्तियों और झाड़ियों को पहले ही हटाने की कोशिशें कर ली जाएं तो आग के फैलने का खतरा कम होगा। लेकिन वन विभाग की इस सिलसिले में कोशिशें बहुत ही कम दिखती हैं। गर्मियों के इन महीनों में बारिश भी बहुत कम होती है, इसीलिए आग लगने पर इसके कुदरती तरीके से बुझने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। कुमाऊं के जंगलों में जहां आग की सबसे ज़्यादा घटनाएं सामने आई हैं, वहां फिलहाल बारिश के आसार नहीं दिखाई देते हैं। इस वक्त जंगलों की आग भी, फॉरेस्ट फायर बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ड्राइनेस ज़्यादा है, तो ये आगे बढ़ सकती है।
फॉरेस्ट फायर में बहुत रिलीफ मिलेगा नहीं, क्योंकि इतनी कोई बारिश दिख नहीं रही है। खासकर कुमाऊं रीजन में अगर मैं बात करूं, गढ़वाल रीजन में तो थोड़ी बहुत छुटपुट मिल रही है एक्टिविटी, और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो कुमाऊं रीजन है वहाँ तो मैं कहूँगा कि एक्टिविटी नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर्स है या ड्राइनेस है वो ज़्यादा है, तो उसमें जो ऑलरेडी फॉरेस्ट फायर चल रही है तो उसको कंट्रोल कर पाना मेरे ख्याल से एकदम ईजी नहीं होगा। सुना आपने, तो जब जंगल इतने सूखे हों तो जरा सी भी लापरवाही खतरनाक हो सकती है। अब बात करते हैं ऐसी आपराधिक लापरवाहियों या जानबूझकर की गई करतूतों की। आज भी कई जगह स्थानीय लोग जंगलों में आग लगाते देखे जाते हैं। इन लोगों का मानना है कि आग के बाद जंगलों में अच्छी घास पैदा होती है, जो उनके मवेशियों के लिए अच्छा चारा साबित होती है, लेकिन ये नासमझी खतरनाक साबित होती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा खतरनाक है वन माफिया, जिसका जिक्र करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। सरकारें या वन विभाग चाहे तो जो दावे कर ले, जंगलों में पेड़ों का अवैध कटान आज भी एक बहुत बड़ी समस्या है। वन माफिया के साथ सिस्टम की भी मिलीभगत कम नहीं होती, और पेड़ों को काटने के बाद सबूत मिटाने के लिए जंगलों में आग लगाने की शिकायत हमेशा से आती रही है। ऐसे मामलों की जांच अगर कभी होती भी है तो बहुत कम है कि नतीजों पर पहुंचती हो और जंगल से खिलवाड़ करने वालों को सजा होती हो। कई बार बिजली के तारों में रगड़ से निकलने वाली चिंगारी भी आसपास की सूखी पत्तियों को जला देती है, और फिर यह आग आगे बढ़ती जाती है। कई बार लोग बीड़ी सिगरेट पीने के बाद सुलगी हुई ही जंगलों में छोड़ देते हैं, और उससे भी जंगलों में आग लग जाती है। बिजली गिरना भी कई बार जंगलों में आग का कारण बनता है, लेकिन यह कुदरती वजह इंसानी करतूतों से काफ़ी कम होती है। जंगलों में आग घटनाओं की जितनी भी शिकायतें दर्ज होती है, उनमें से अधिकतर गुमनाम आरोपियों के नाम होती है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत के 36% जंगल आग के लिहाज से संवेदनशील है। इसके मद्देनजर वन और पर्यावरण मंत्रालय ने जंगलों को आग से बचाने के लिए कई तरीके बताए हैं और सख्त कानून भी बनाए हैं, जैसे वॉच टावर बनाना, ताकि आग का जल्दी से जल्दी पता चल सके, जंगलों में होने वाली इंसानी गतिविधियों पर निगाह रखी जा सके, आग का पता लगाने के लिए कर्मचारियों की खास तौर पर तैनाती करना, स्थानीय लोगों को जंगलों को बचाने के लिए शामिल करना। हालांकि बीते कुछ समय में हमारी नीतियों ने जंगलों के आसपास रहने वाले लोगों को जंगलों से दूर कर दिया है। इसके अलावा जंगलों में आग को फैलने से रोकने के लिए फायर लाइन बनाना। जंगलों में दो तरह की फायर लाइन होती है, कच्ची फायर लाइन और पक्की फायर लाइन। कच्ची फायर लाइन में जंगलों के नीचे की झाड़ियों और छोटे पौधों को पहले ही हटा दिया जाता है, ताकि फ्यूल लोड कम किया जा सके। ये झाड़ियाँ सूखने पर गर्मियों में आग फैलने की बड़ी वजह बनती है। कच्ची फायर लाइन में पेड़ों को नहीं छेड़ा जाता, जबकि पक्की फायर लाइन में जंगलों को कई हिस्सों में या ब्लॉक्स में बांटा जाता है, जो एक दूसरे से अलग रहते हैं। जंगल के एक हिस्से को दूसरे से अलग करने के लिए बीच में कई मीटर तक पेड़ पौधे नहीं उगने दिए जाते, ताकि एक हिस्से की आग दूसरे हिस्से में ना फैलने पाए। इस हिस्से में अगर झाड़ियां उग जाएं तो उन्हें गर्मियों से काफ़ी पहले ही जला दिया जाता है, जब जंगलों में नमी होती है और आग फैलने का खतरा नहीं रहता है। वैसे अब तो जंगलों पर निगरानी रखने के लिए उपग्रहों से जुड़ी रिमोट सेंसिंग तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो तुरंत किसी जंगल में फैलने वाली आग को लेकर सचेत कर देती है। इससे आग को फैलने से तुरंत रोकने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। इतना कुछ होने पर भी आग जंगलों में लग रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। जंगलों को बचाना है तो इस गड़बड़ी या लापरवाही का इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ते अगली खबर की ओर चलते हैं, और ये खबर है अपनी सेहत से जुड़ी हुई। आबो हवा जब खराब हो जाए तो तबीयत कब तक ठीक रह पाएगी। तेजी से होने वाला आधुनिकीकरण अपने साथ प्रदूषण जैसी भयानक चुनौतियां लेकर आया है, जो हवा पानी को तो बर्बाद कर ही रही है, हमारी सेहत के लिए भी बहुत खतरनाक साबित है। इससे जुड़ी एक से एक नई रिसर्च हर रोज सामने आ रही है। ऐसी एक ताज़ा रिसर्च प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल लांसेट में सामने आई है, जो बताती है कि प्रदूषित हवा टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा बढ़ा सकती है। लांसेट की छपी स्टडी के मुताबिक प्रदूषित हवा में मौजूद PM 2.5 के कणों के संपर्क में 1 महीने रहने से ही शरीर में ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है, और लंबे समय यानी करीब 1 साल तक इसके संपर्क में रहने से
टाइप 2 डायबिटीज का खतरा 20% तक बढ़ जाता है। इसकी वजह यह बताई गई कि PM 2.5 के संपर्क में आने से ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम ट्रिगर होता है और शरीर में इंसुलिन प्रतिरोध का खतरा बढ़ जाता है। जिन लोगों को पहले से ही अन्य बीमारियां हों उनमें ये और घातक साबित होता है। इसके अलावा PM 2.5 का संबंध किडनी की लंबी बीमारियों के साथ भी देखा गया है। भारत में 18 साल से ऊपर के करीब 7 करोड़ 70 लाख लोग टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित हैं और करीब 2.5 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हैं, यानी उन्हें डायबिटीज होने का खतरा है। आपको बता दें कि हवा में मौजूद PM 2.5 कण बहुत बारीक होते हैं, हमारे बालों से भी 30 गुना छोटे। सांस लेने के साथ ये हमारे फेफड़ों में काफ़ी अंदर तक पहुंच जाते हैं। पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों, तेल के जलने, कूड़ा जलने से ये PM 2.5 कण निकलते हैं और हवा में फैल जाते हैं और फिर सांस के साथ हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। स्विस संस्था IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के मुताबिक दुनिया के 134 देशों में PM 2.5 के औसत घनत्व के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। इस मामले में पहला स्थान बांग्लादेश और दूसरा पाकिस्तान का है। भारत में PM 2.5 प्रति क्यूबिक मीटर पर 54.4 माइक्रोग्राम है। यही नहीं, इसी रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी रही है और बिहार का बेगूसराय दुनिया का सबसे प्रदूषित शहरी इलाका। और आइए इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं डायबिटीज के विशेषज्ञ डॉक्टर SV मधु, जो गुरु तेग बहादुर अस्पताल दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी के डायरेक्टर भी हैं। सर, पहला सवाल तो यही कि लांसेट की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके नतीजों को आप कैसे देखते हैं? हाँ, प्रदूषण का असर डायबिटीज के साथ उसका लिंक है, ये कई सालों से हमें 5-10 सालों से मालूम था। लेकिन ये स्टडी की खास बात ये है कि उन्होंने दिल्ली और चेन्नई जैसे शहर में 2010 और 2016 या 17 के बीच में फॉलो किया पेशेंट को। उन्होंने सैटेलाइट पिक्चर से पोल्यूशन नापा इन दोनों सिटीज़ में, शहर में, और फिर देखा कि अगले 7 साल में क्या डायबिटीज़ जो हो रही है उसमें कितनी बढ़ोतरी हो रही है। और उन्होंने PM 2.5 जो हम जानते हैं उसके लेवल से उसको लिंक किया और ये बहुत क्लियर कट दिखाया कि लिंक है और प्रदूषण, एयर पोल्यूशन जिसको हम कहते हैं, और टाइप 2 डायबिटीज के संख्या में। तो इसलिए अभी तक हम ये मानते थे कि खान पान का सेवन अगर हम सही तरीके से ना करें या व्यायाम की कमी हो तो डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज बढ़ सकती है। लेकिन ये एक नया पहलू निकल के आया है और बड़ा इम्पोर्टेंट सा पहलू है कि प्रदूषण को कंट्रोल करने की आवश्यकता है, वरना और बीमारियों के साथ साथ डायबिटीज भी आपको हो सकती है। सर, इस रिपोर्ट में टाइप 2 डायबिटीज की बात कही गई है। आम दर्शकों की जानकारी के लिए क्या आप बता सकते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज होती क्या है? टाइप 2 जैसे कि आप जानते हैं और कई लोग जानते भी होंगे आपके दर्शक, कि 2 तरह के मुख्य डायबिटीज़ हैं, एक टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 वो होता है जिसमें पैंक्रियास से इंसुलिन निकलता ही नहीं है लगभग, और उसके वजह से डायबिटीज़ हो जाती है। वो ज़्यादातर कम उम्र के लोगों में देखी जाती है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, वो ज़्यादातर बड़े उम्र के लोगों में देखी जाती है। आजकल बच्चों में, और ये पोल्यूशन और अन्य कारणों की वजह से बच्चों में भी देखी जा रही है और कम उम्र के लोगों में भी देखी जा रही है। ये इसका लाइफस्टाइल से और एनवायरनमेंट से ज़्यादा जुड़ा हुआ टाइप 2 डायबिटीज़ है। इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ये उतना ही खतरनाक है जितना टाइप 1 है, लेकिन कई बार पता ही नहीं लगता इस बीमारी का। धीरे ब्लड शुगर बढ़ते हैं और जब एक लेवल क्रॉस करते हैं तभी वो मरीज इलाज के लिए आता है, और तब तक कई बार कुछ कॉम्प्लिकेशन हो चुके होते हैं। साइलेंट किलर भी कहते हैं इसको। तो टाइप 2 डायबिटीज़ भी उतना ही खतरनाक है, इसलिए भी खतरनाक है पता नहीं लगता और मरीज लेट पहुंचता है। तो और तीसरी बात, उसमें सबसे बड़ी बात जो इम्पोर्टेंट है वो प्रिवेंटेबल है, मतलब उससे बचाव के तरीके हैं, जिसमें हम 2 बातों की पहले से चर्चा कर रहे हैं, व्यायाम और खान पान। तीसरा स्ट्रेस के लिए भी है, उससे भी जुड़ा हुआ है। और अब ये चौथा पहलू निकल के आया कि पोल्यूशन से भी बच के रहना है, और पोल्यूशन के बचने के लिए ज़्यादा सरकार की और गवर्नमेंट्स की और पब्लिक हेल्थ पॉलिसी की इसका ज़्यादा रोल है इसमें। एक विशेषज्ञ डॉक्टर के तौर पर आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
नहीं, डायबिटीज को दूर रखने के लिए और भी चीज़ें हमें करनी हैं, जैसे व्यायाम करना है, खाना खान पान सही करना है, और स्ट्रेस से बच के रहना है, और ये तो हमें करना ही है। लेकिन साथ साथ हमें ये भी निश्चित करना है कि प्रदूषण लेवल्स दिल्ली और चेन्नई और शहरों में जहाँ पे ये इसके लेवल ज़्यादा हैं, और खासकर दिल्ली में, इसके लिए भी एक अर्जेंट पॉलिसी बननी आवश्यक है। और इसको बिल्कुल सही लेवल पे, और वॉर फुटिंग जिसको कहते हैं, उस लेवल पे पोल्यूशन को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। वरना और फैक्टर्स के साथ साथ प्रदूषण जैसे बढ़ती जाएगी, वो डायबिटीज हमें की संख्या बढ़ती हुई दिखाई देगी। एज इट इज़ भी हमने ये देखा है कि अर्बन सिटीज़ ऑफ दिल्ली में डायबिटीज़ की संख्या काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू रूरल एरियाज़ या जो जो ग्रामीण इलाके हैं, जैसे आपने कहा। तो जब भी कोई आदमी अपने करियर बढ़ाने के लिए या उसको विकसित करने के लिए जब शहरों के आ रहा है, उसको 10 बार सोचना पड़ेगा दिल्ली जैसे शहर में आके वो अपने आप को सेटल करे और नौकरी ले, क्योंकि साथ साथ 10 बीमारियां अगर और लग जाएं तो उस नौकरी का क्या फ़ायदा। तो इसलिए डायबिटीज तो अभी डेफिनेटली ये एक समस्या है, गंभीर समस्या है, जिसके बारे में सोचना चाहिए। और मेरे सिर्फ सलाह इतनी रहेगी, क्योंकि ये इंडिविजुअल लेवल पे ये कंट्रोल नहीं हो सकता, मोर इम्पोर्टेंट इसको पब्लिक हेल्थ पॉलिसी और स्टेट और पॉलिसी के हिसाब से पोल्यूशन लेवल्स कम करने के लिए एक अर्जेंट व्यवस्था तैयार करनी पड़ेगी, और उसको तरीके से इम्प्लीमेंट करके पोल्यूशन लेवल्स को घटाया जाना चाहिए। पहले 2 चरण के मतदान में औसत से काफी कम मतदान हुआ। इसके लिए हीट वेव यानी लू को एक अहम फैक्टर माना जा रहा है। अब भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन तक पूर्वी और पेनिनसुलर इंडिया में हीट वेव चलने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। जाहिर है तेज गर्मी का सीधा असर 7 मई को होने वाले तीसरे चरण के चुनाव पर भी पड़ने की आशंका है। आईएमडी ने राजनीतिक दलों से गुजारिश की है कि वो आम समर्थकों और कार्यकर्ताओं को गर्मी से बचाने के लिए जनसभाओं और रोड शो के दौरान विशेष इंतजाम रखें। तो आज खबरों की खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।